3.5 साल प्रोटोटाइप, टेस्टिंग, फेलियर, प्रोटोटाइप, टेस्टिंग, सक्सेस एंड फाइनली जापान एक ऐसे तरीके को फुल स्केल पर इंप्लीमेंट करना चाहता है जिससे वो रिन्यूएबल एनर्जी बनाने के तरीके को ही पूरी तरीके से चेंज कर सके। ये है हमारी अर्थ, जिसे बच्चे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। हाँ, क्योंकि ये ब्लू है। अर्थ पर मौजूद 96% वाटर समंदर में ही पाया जाता है। और आप इस समंदर की सबसे अच्छी बात कहो या सबसे बुरी बात ये है कि ये कभी खामोश नहीं रहता। थैंक्स टू हिम और कुछ वजह जैसे कि अर्थ का रोटेशन और कांस्टेंट चलती हुई विंड और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अब हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसे हम नहीं चला रहे, लेकिन फिजिक्स हमें यह बताती है कि कोई भी चीज अगर चल रही है तो हम उसकी एनर्जी को एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं और यही काम जापान ने कर दिखाया है। सो क्या है ये मशीन और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके रिस्क क्या है और क्या ये एक रेवोल्यूशनरी एनर्जी बनाने का तरीका बन सकता है? आज हम जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्स यूज कर रहे हैं उन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। दे आर नॉट प्रिडिक्टेबल। जैसे सोलर एनर्जी, बारिश कभी भी आ सकती है और मौसम कभी भी बदल सकता है। विंड एनर्जी, हवा की डायरेक्शन कभी भी बदल सकती है और ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि हवा उतनी तेज चलेगी जितना जरूरी है या फिर नहीं। वहीं लहरों की बात करें तो ये काफी प्रिडिक्टेबल होता है क्योंकि उसे यहाँ से कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। हाँ, मून से। और इसकी ग्रेविटी और इसकी धरती से पोजीशन हमें ये बताती है कि टाइड्स किस तरफ जाने वाली है और इसी वजह से टाइड की प्रेडिक्शन सालों से बहुत आसानी से होती आ रही है। आप ये जो ब्रिज देख रहे हो ये है लॉरेंस और ये दुनिया का पहला टाइडल रेंज ब्रिज है जिसे 1966 में बनाया गया था। हाँ, ये टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी है। इस टाइप के सिस्टम में टाइड्स जब आती हैं और जाती हैं तब उसकी फ्लो का इस्तेमाल किया जाता है। टाइड्स जब आएंगी और जब जाएंगी तब भी इन ब्रिजेस पर लगे टर्बाइन्स घूमेंगे और इसके अंदर लगे जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। गुड। इसकी प्रॉब्लम क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम, पैसा ऑफ कोर्स। प्लस ये उन जीवों के लिए बहुत बुरा है जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं, जैसे गर्मी में यहाँ के पानी में और सर्दियों में यहाँ के पानी में, क्योंकि ऐसा करके वो जिंदा रहेंगे और अगर ऐसे ब्रिज बन गए तो उनका आना जाना बंद हो जाएगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये समंदर में रहने वाले जीवों के लिए बहुत बुरा है, लेकिन जापान ने इसी का एक अलग सॉल्यूशन निकाला है। हमेशा जापान ऐसा ही करता है। इसके जरिए जापान की एक कंपनी IHI क्रॉप ने इस मशीन को बनाया है जो पानी की सतह से 5 मीटर नीचे रहेगी और ये किसी का भी रास्ता ब्लॉक नहीं करेगी। इवन इसमें कोई सॉलिड स्ट्रक्चर भी नहीं होगा, इसीलिए इसे अपने हिसाब से ऊपर या नीचे किया जा सकता है। अगर पानी का फ्लो नीचे तेज है तो इसे नीचे कर दिया जाएगा, ऊपर तेज है तो इसे ऊपर कर दिया जाएगा और जब मेंटेनेंस की जरूरत होगी तो इसे बाहर सरफेस पर ला देंगे। लेकिन ये तो एक प्रोटोटाइप है और IHI का कहना है कि हम इसके एक्चुअल साइज का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जो इससे करीब 2000 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और वो ऐसे करीब 100 यूनिट्स लगाने वाले हैं जो एट द एंड यहाँ आसपास के 3000 घरों की इलेक्ट्रिसिटी नीड को फुलफिल करेगा। साउंड्स ग्रेट, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये कोई फेरी टेल की कहानी नहीं है जहाँ सब कुछ परफेक्ट होगा। यहाँ पर ये टर्बाइन्स ब्लेड्स बहुत बड़े होंगे और इससे ओशन में रहने वाले जानवरों को चोट लग सकती है, स्पेशली बड़ी मछलियाँ। नंबर 2, नॉइस। वेल्स अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करती हैं और उसे ही सुनती हैं और समंदर के अंदर इतनी ज्यादा नॉइस उनके लिए बड़ा इशू होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि वेल्स या मरीन मैमल्स ज्यादातर उन इलाकों में रहते हैं जहाँ से पानी के जहाज कम से कम आते जाते हैं, क्योंकि वो इन शिप्स की टर्बाइन ब्लेड से होने वाली नॉइस से काफी ज्यादा इरिटेट होते हैं। सेम गोज विद द मशीन ऑल्सो। इनकी नॉइस भी मरीन मैमल्स और उनके बिहेवियर को डिस्टर्ब कर सकती है। कंपनी का इस पर कहना है कि वो चाहे तो ब्लेड की स्पीड को कम कर सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगी। लेकिन तब भी नॉइस तो होगी ही। इसे कैसे कम से कम करेंगे ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ अगर हम ध्यान से देखें तो पानी की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और हम सबको पता है कि एनर्जी कांस्टेंट होती है, वो खुद से बनती नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो कहीं से कम भी हो रही है, तो वो कम हो रही है टाइडल स्पीड से और पानी का बहाव धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा है। जितना ज्यादा हम टर्बाइन्स को लगाएंगे उतना ज्यादा फ्लो कम होता रहेगा। तो यहाँ पर कंपनीज और गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एक अपर लिमिट लगाई जाए जिससे कांस्टेंट फ्लोइंग वाटर में कितने टर्बाइन्स लगाए जा सकते हैं, इस चीज का ध्यान दिया जाए ताकि वाटर का फ्लो ज्यादा कम न हो। अगर वाटर का फ्लो ज्यादा कम हो गया तो किनारे पर रहने वाले जीव जिंदा नहीं बच पाएंगे। और इसकी आखिरी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। ये देखा गया है कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे पानी का फ्लो कम होता जाता है। और हमारा क्लाइमेट किस तरफ जा रहा है वो चीज आप दिल्ली में रहने वाले या फिर किसी राजस्थान में रहने वाले से पूछ लो, वो आपको बता देगा। भाई बहुत गर्मी है, हालत खराब है। तो अगर यहाँ पर कोई कंपनी अपने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसका प्लान जरूर 30 से 40 साल का ही होगा,
और 30 से 40 सालों में यहाँ का एनवायरनमेंट कैसे बदलेगा, क्यों बदलेगा, कहाँ बदलेगा, ये सारी चीजें IHI को झेलना पड़ेगा। सो दिस साउंड्स ग्रेट, लेकिन इसके चैलेंजेस ने आज तक इसे बड़े लेवल पर जाने से रोक रखा था। लेकिन अब यहाँ पर जापान ने इसे लिया है, तो देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होता है और क्या वाकई में ये पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को चेंज करने की ताकत रखता है। नीचे कमेंट में बताओ और बाय।